हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। आज के इस वीडियो में बात होगी दोस्तों एआई डीपफेक के बारे में, E20 के बारे में और इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में जो लॉज है उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत होती है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने श्री नितिन गडकरी जी को अलाउ किया कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि मेटा है, एक्स है, गूगल है, इनके खिलाफ वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन के लिए और साथ ही अनऑथराइज पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स के लिए। दोस्तों ये सिमिलर टाइप ऑफ केस है जिसमें श्री आप पार्टी के जो चड्डा जी है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल की थी कि उनके जो पर्सनैलिटी राइट और जो पब्लिसिटी राइट है उनका वायलेशन हो रहा है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में श्री नितिन गडकरी जी को भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कि वो अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट वायलेशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इस केस की शुरुआत जो है एक एलिगेशन के साथ हुई है जिसमें AI जनरेटेड एक वीडियो ने एलिगेशन किया था कि श्री नितिन गडकरी जी जो है वो पर्सनली जो इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी है और जो E20 प्रोग्राम है उससे एसोसिएटेड है और उनकी फैमिली ने इस पूरे प्रोग्राम से फाइनेंशियली गेन भी लिया है। और दोस्तों गडकरी जी ने अपनी जो केस है उसमें कहा है कि उनका इस इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और E20 इनिशिएटिव के साथ कोई रिलेशन नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना कि श्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि उनका इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और साथ ही E20 इनिशिएटिव के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये दोनों प्रोग्राम और इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मैनेज करते हैं, उनका मिनिस्ट्री से इनका कोई रिलेशन नहीं है। यानी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है श्री हरदीप पुरी जी, उनसे इसका रिलेशन है और उनको जो एसोसिएट किया जा रहा है इस पूरे पॉलिसी के साथ वो डिफेमेटरी है और ये फॉल्स एलिगेशन है और इसके लिए बहुत सारे AI जनरेटेड डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उसी के वजह से उनकी रेपुटेशन को इर्रिपेरेबल हार्म हो रहा है। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं। उनका कहना है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये जो डीप AI जनरेटेड फेक वीडियोस है जो उनको इस E20 पॉलिसी के साथ और साथ ही जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है उसके साथ जो एसोसिएट करते हैं वो कंप्लीटली रॉन्ग है और उसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने स्टॉप करना चाहिए, डिसेबल करना चाहिए और उनका जो सर्कुलेशन है उसे भी पूरी तरह ब्लॉक करना चाहिए। और दोस्तों इसी कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया है कि आप उनके खिलाफ एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो। अब दोस्तों ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पर एक जो टर्म आई है वो है सिंथेटिक मीडिया। हमने सोशल मीडिया टर्म सुनी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुनी है, वैसे ही दोस्तों सिंथेटिक मीडिया जिसमें AI जनरेटेड वीडियोस या जो इंटरनेट पे जो कंटेंट जनरेट किया जाता है उसके लिए टर्म यूज की जाती है। साथ ही यहाँ पर जो इंटरमीडिएटरी इम्यूनिटी है जिसे सेफ हार्बर क्लॉज भी कहा जाता है उसके बारे में भी क्वेश्चन है। यहाँ पर पब्लिक राइट टू फ्री एंड स्पीच जो है उसे बैलेंस करने की भी बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे कोर क्वेश्चन ये है कि AI अगर किसी फैब्रिकेटेड किसी की स्पीच को, किसी की वॉइस को, किसी की पर्सनैलिटी राइट्स है उनको अगर फैब्रिकेटेड करता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और इसके वजह से क्या इन AI फैब्रिकेटेड वीडियोस को एज अ ऑथेंटिक एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी केस है। तो दोस्तों इस केस को भी समझेंगे, इसके इनिशिएटिव और इसमें जो भी इश्यूज है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉ का भी स्टैंड जो है उसे भी डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेंस प्रिपरेशन में आपकी जो भी इश्यूज है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी वेरीफाई करनी है, स्ट्रीमलाइन करनी है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट्स मेंटोर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करके इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है और अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को हमारे मेंटोर्स के साथ डिस्कस करके उसे स्ट्रीमलाइन करना है। तो चलिए दोस्तों इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो इस सेशन में सबसे पहला जो मेन पॉइंट आता है वो है कि डीप फेक होता क्या है। अब दोस्तों सिंथेटिक मीडिया ये जो टर्म है ये इस डीप फेक के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जाती है जहाँ पे एक रियल पर्सन, उस रियल पर्सन का फेस, उस रियल पर्सन की वॉइस यूज की जाती है और उस वॉइस को यूज करके वीडियोस बनाए जाते हैं और वो वीडियोस एग्जैक्टली सेम लगते हैं। ऐसा लगता है कि वही पर्सन ने वही उसी तरह से उसी वीडियो को बनाया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे जो बाइडन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, उनसे रिलेटेड जो इमेजेस है, वीडियोस जो है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पे अवेलेबल है, उन्हीं वीडियोस को यूज करके एग्जैक्टली ट्रम्प की जो स्पीच है उसे जो बाइडन के मुंह से या उस वीडियो में ऐसे लगता है कि जो बाइडन सेम स्पीच दे रहे हैं।
एक्चुअल में वो स्पीच होती है डोनाल्ड ट्रंप की, पर वीडियो जो डीप फेक वीडियो है उसे देखकर हमें लगेगा कि वो सेम स्पीच जो है वो जो बाइडेन दे रहे हैं। यहाँ पे उनके जो फेशियल इमोशंस होते हैं, जैसे पॉजिटिव इमोशन, निगेटिव इमोशन, एंगर, जो उनका लिप सिंक है, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उन्हें भी मैच किया जाता है उसके बेसिस पर ही। जैसे यहाँ पर जो एलॉन मस्क है, इनसे रिलेटेड इनकी जो फोटोज है उन्हें कैप्चर करके इस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं कि हमें लगता है कि ये वीडियोस इन रियलिटी एलॉन मस्क ने ही बनाए हैं। और दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में जब भी कोई वीडियो सर्कुलेट होता है जिसमें किसी बड़े पावरफुल पर्सन के खिलाफ एलिगेशंस होते हैं, तो उस पर्सन का मीडिया के सामने स्टैंड होता है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है, डीप फेक है और इस वीडियो में मैं हूं ही नहीं। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनल वीडियो को और इस एआई जनरेटेड वीडियो को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। और एआई जनरेटेड वीडियो में जो भी कंटेंट दिखता है, जो भी वॉइस आती है, जो भी वो स्पीच जो बोलते हैं, क्या वो ओरिजिनली उस पर्सन को असाइन कर सकते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे रियल पर्सन के फेस, वॉइस और वीडियोस को यूज किया जाता है, उन्हें सिंथेसाइज करके, उन्हें क्लोन करके, उनकी लिप सिंक को मैनेज करके एक अपेरेंटली ऑथेंटिक वीडियो बनाया जाता है, जिसे नॉर्मल पर्सन डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है या रियल है, जिसके वजह से जो लोगों का भरोसा है, बिलीफ है, जो पब्लिक ऑफिसेस या जो पावरफुल पोजीशन जो होती है या पॉलिटिशियंस जो होते हैं, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होता है, जिसका पॉलिटिकल इंपैक्ट हो सकता है। इंडिया जैसी सेंसिटिव कंट्री में इनके वजह से पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जब ओल्ड इन्फॉर्मेशन आती थी तो कोई पर्सन कमेंट करता था, पर अब जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, यहाँ पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट की जा सकती है। इसके वजह से दोस्तों ये डीप फेक वीडियोस जो है वो अभी प्रॉब्लमैटिक है, जिनके वजह से लोगों की जो रेपुटेशन है उसे इररिपेरेबल डैमेज हो सकता है। अब ये जो एआई जनरेटेड डीप फेक्स है दोस्तों, ये एकदम रियलिस्टिक वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जिसमें वॉइस को भी क्लोन किया जाता है, फेस को भी क्लोन किया जाता है, इनफैक्ट जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उन्हें भी कॉपी किया जाता है, जिससे वीडियो ओरिजिनल ऑथेंटिकेट लगता है। और इसमें जो इशू है वो है दोस्तों स्केल प्रॉब्लम। एक सिंगल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा क्लिप्स को अरेंज करके एक वीडियो बना सकती है, उस वीडियो को एम्पलीफाई किया जा सकता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल अकाउंट से उसे वायरल बनाया जा सकता है, जिसके वजह से ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो फॉल्स एलिगेशन होते हैं, जो उनकी रेपुटेशन को डैमेज करते हैं, इनका सर्कुलेशन फास्ट होता है। और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है वो है इनका डिटेक्शन, कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है या नहीं, इसका डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और रियल हार्म जो है वो सिर्फ उस पर्सन को नहीं होता है, बल्कि उसके वजह से फॉल्स इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है। ये तो हुआ दोस्तों डीप फेक के कॉन्टेक्स्ट में। फिर बात आती है सेक्शन 79 की, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएटरी इम्यूनिटी, जो आईटी एक्ट 2000 में मेंशन है। अब दोस्तों, इसमें सेक्शन 79 जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं उन्हें यहाँ पर सेफ हार्बर प्रोविजन दिया जाता है। अब ये इंटरमीडिएटरी कौन होते हैं? तो दोस्तों, जैसे गूगल है, मेटा है, ओके, और एक्स है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनको इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है, क्योंकि ये लोग कंटेंट जनरेट नहीं करते हैं, कंटेंट एक थर्ड पार्टी जनरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट जनरेट किया है, वो कंटेंट मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा, फेसबुक, इन पर पब्लिश किया, यूट्यूब पर। अब वो कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर वो कंटेंट में फॉल्सूड होगा, मिस इन्फॉर्मेशन होगी, एलिगेशन हो गया या अनवेरीफाइड डेटा अगर होता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यूजर यानी मैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इन केस में ये जो सेफ हार्बर कंडीशन है वो इन इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स जो है इनको इम्यूनिटी देता है कि इन प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल नहीं पकड़ा जा सकता। यानी अगर कोई फेक वीडियो सर्कुलेट होता है जिसके वजह से किसी पर्सन को इररिपेरेबल डैमेज होता है, उस केस में वो पर्सन इन प्लेटफॉर्म्स को सू नहीं कर सकता। तो फिर गडकरी जी इसके खिलाफ क्यों केस फाइल करेंगे? अगर इनको सेफ हार्बर प्रोविजन के अंदर प्रोटेक्शन है तो गडकरी जी इनके खिलाफ क्यों फाइल कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये सेफ हार्बर प्रोविजन जो है ये कंडीशंस के साथ आता है। इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये होती है कि जो इंटरमीडिएटरी रोल जो है इन्हें कंप्लाई करना होता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। साथ ही जब भी कोई वीडियो के बारे में, किसी डीप फेक वीडियो के बारे में इन्हें कोर्ट से नोटिस दी जाती है, कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है या लॉफुल नोटिस दी जाती है, तो इन्हें कंप्लाई करना होता है। और अगर ये कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, अगर ये उस वीडियो को ब्लॉक करने में, उसे स्टॉप करने में, उसे डिसेबल करने में या उसके सर्कुलेशन रोकने में अगर ये फेल हो जाते हैं, तो ये सेफ हार्बर प्रोविजन जो है ये रिमूव हो जाता है। और उस केस में इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ
सिविल सूट या डिफेमेशन सूट जो है वो फाइल किया जा सकता है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में श्री गडकरी जी जो है उनको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ किया है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। पर कंडीशन आप समझिएगा कि नितिन गडकरी जी का कहना है कि उनका इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और E20 इनिशिएटिव के साथ कोई रिलेशन नहीं है और उनकी फैमिली ने किसी भी तरह का फाइनेंशियल गेन इस इनिशिएटिव से नहीं प्राप्त किया है। और साथ ही उनका कहना है कि ये दोनों इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो एक्चुअल में पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरा जो क्लॉज आया है वो है पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट। अब पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट क्या होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हर पर्सन की एक आइडेंटिटी होती है। जैसे किसी भी पर्सन का बिना उसके ऑथराइजेशन अगर वॉइस यूज किया जाता है, इमेज यूज की जाती है, तो दोस्तों वो उसके पर्सनैलिटी राइट के खिलाफ है, उसके पब्लिसिटी राइट्स के खिलाफ है। तो यहाँ पे वॉइस को आप यूज नहीं कर सकते हो। वॉइस को यूज करके जैसे हम लोग अभी फोन पे के टैब पर आता है, अमिताभ बच्चन जी कहता है कि थैंक यू फॉर यूजिंग फोन पे और दिस मच अमाउंट इज पेड। अब ये जो वॉइस है वो ओरिजिनली अमिताभ बच्चन जी का है, पर डीप फेक या AI से वो वॉइस बनाया जा सकता है। उनके इमेजेस को लिंक करके वीडियोस बनाए जा सकते हैं कि जिसमें दिखाया जाएगा कि वो पर्सन किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं या उसके एडवर्टाइजमेंट कर रही है। उस वजह से वो जो ओरिजिनल पर्सन है, जिसका फेस है, वॉइस है, उनका इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। तो और उनकी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑथर जो फेमस सेलिब्रिटी है या कोई फेमस पॉलिटिशियन है, अगर वो किसी टोबैको प्रोडक्ट की मार्केटिंग करता है और उससे रिलेटेड वीडियोस अगर नेट पे आ जाते हैं तो वो उनके पर्सनैलिटी राइट और पब्लिसिटी राइट के अगेंस्ट है। उसके वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस होगा, उनकी रेपुटेशन भी लॉस होगी। और गडकरी जी का कहना है कि मीडिया में, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया में जितने भी वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें उनके स्पीच दिखाई जाती है, उसके क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जिसमें वो 15 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल बेचने की बात करते हैं या जो इथेनॉल के बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो वो सारे वीडियोस जो है या सारे कहे या उनमें से कुछ वीडियोस जो है वो डीप फेक जनरेटेड है और उन्होंने कभी पब्लिकली ऐसा कोई भाषण ही नहीं दिया है। ये तो वही सिनेरियो हो गया जिसमें पॉलिटिशियंस जो है उनका कोई भी वीडियो सामने आता है जिसमें वो गलत काम करते हुए दिखते हैं तो वो सिंपली यही कहते हैं कि ये मैं नहीं था, ये वीडियो फेक है, ये वीडियो AI जनरेटेड है और ये अपोजिशन की साजिश है। तो समझ गए दोस्तों आप कि यहाँ पर हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है पर्सनैलिटी राइट में, राइट ऑफ फ्रीडम ऑन स्पीच के विषय में, और साथ ही हमें ओरिजिनल वीडियोस का जो एविडेंस करके जो यूज़ किया जा सकता है उसे भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये एक सिंपल पॉइंट हमें 5 चीज़ लेसन सिखाता है कि टेक्नोलॉजी जो है कि जिसमें जनरेटिव AI जो है वो ऑडियो विजुअल्स को कंबाइन करके सिंथेसाइज करके वीडियोस जनरेट कर सकता है जो डीप फेक कैटेगरीज में आते हैं। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 79 सेफ हार्बर प्रोविजन देता है इंटरमीडिएटरीज को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्हें हम लोग अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर सकते किसी थर्ड पार्टी द्वारा जनरेटेड AI कंटेंट के लिए। पर वो सेफ हार्बर प्रोविजन कंडीशंस के साथ आता है कि उन्हें रूल्स रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट ऑर्डर अगर आती है या वैलिड लीगल नोटिस आता है तो उन्हें उसके ब्लॉक करना होगा, उसका सर्कुलेशन रोकना होगा। और अगर वो फेल हो जाते हैं तो सेफ हार्बर कंडीशंस रिमूव हो जाएगी और हम थर्ड पार्टी पर सिविल सूट, डिफेमेशन केसेस फाइल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इथिकल कंडीशन ये है कि यहाँ पे किसी भी पर्सन का कैरेक्टर असासिनेशन हो सकता है, उसकी रेप्यूटेशन को डैमेज किया जा सकता है, साथ ही उसके वजह से उस पर्सन को इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा सकती है और गवर्नेंस के लिए भी ये प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत किसकी है? यहाँ पर ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बनाने की। अदरवाइज आज जो सोशल मीडिया कंटेंट फैल रहा है, अगर वो आगे जाकर किसी पर्सन को अच्छा नहीं लगता है या उसे लगता है कि उसके फ्यूचर एस्पिरेशन के अगेंस्ट है, उस केस में वो लोग AI जनरेटेड या डीप फेक होने का एलिगेशन कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस की ज़रूरत है। प्रोटेक्ट हमें करना होगा कि जो भी इम्पर्सनेशन होता है, कैरेक्टर असासिनेशन होता है, जो फ्रॉडुलेंट एविडेंसेस सबमिट किए जाते हैं, जो
प्रॉपर जो ऑथराइज एविडेंस है, जिनको वो निग्लेक्ट करते हैं या निगेट करते हैं, उनके खिलाफ हमें यहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। किसके खिलाफ? तो जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, उसके खिलाफ, और जो सटायर जो होता है या जो जर्नलिज्म जो होता है या पब्लिक इंटरेस्ट स्क्रूटिनी जो होती है, उसे हमें प्रमोट करना होगा। तो गडकरी जी ने अपनी केस में ये बोला है कि ये केस जो है ये किसी पब्लिक स्क्रूटिनी या पब्लिक क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट नहीं है, उनके एक्शन के खिलाफ या उनके डिसीजंस के खिलाफ, बल्कि ये डीप फेक रिलेटेड वीडियोस और जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है उसके अगेंस्ट में है। तो दोस्तों, अगर हमें डिसाइड करना होगा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन है, एआई जनरेटेड डीप फेक है, और जब भी बैलेंस एस्टैब्लिश करने की बात आएगी फ्रीडम ऑफ स्पीच के इसमें और साथ ही जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है उसके कॉन्टेक्स्ट में, तो एक टेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए कि वो वीडियो जो है क्या वो सिंथेटिक वीडियो है, क्या वो ओरिजिनल है या एआई जनरेटेड है। साथ ही क्या उस वीडियो में बताई गई चीज़ें मिसलीडिंग है, कंप्लीटली रॉन्ग है, या जिसके वजह से किसी पर्सन को क्या हार्म हो सकता है, और क्या उसे रिमूव करना लॉफुल है या नहीं, और अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो की जाए तो ही ये चीज़ें होगी। तो क्वेश्चन आता है क्या ड्यू प्रोसेस अभी अवेलेबल है? तो दोस्तों, इस कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारे पास जो लॉज है वो इसे कवर नहीं करते हैं। तो हमें यहाँ पर हमारे लॉज जो है उनमें हमें इसकी डेफिनेशन ऐड करनी होगी सबसे पहले, कि कौन सा सिंथेटिक मटेरियल होगा, उसका हार्मफुल है या नहीं है, उसे कैसे डिसाइड किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे रैपिड एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई भी मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन वाला एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस आता है तो उस पर इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए। साथ ही उस वीडियो का एनालिसिस भी होना चाहिए। अगर कोई ओरिजिनल वीडियो डीप फेक करके ब्लॉक किया जाता है तो उसके खिलाफ अपील प्रोसेस भी होनी चाहिए। और यहाँ पर हमें जो एआई जनरेटेड वीडियोस है उनके लिए कुछ चीज़ें जैसे कि मेटा डेटा है, कंटेंट क्रीडेंशियल है, या जो वाटर मार्किंग इनिशिएटिव्स होते हैं उन्हें हमें मैंडेटरी करना होगा, ताकि एआई जनरेटेड वीडियोस को ओरिजिनल एविडेंशियरी वीडियो से सेपरेट किया जा सके, ताकि उसे कोर्ट में लीगली यूज भी किया जा सके। अब दोस्तों, ये जो डीप फेक वीडियोस जो है ये मैटर क्यों करते हैं, पर्टिकुलरली E20 के कॉन्टेक्स्ट में? E20 तो अभी हॉट टॉपिक है, पर अदर पॉलिसीज के कॉन्टेक्स्ट में भी ये मैटर करता है कि जो पॉलिसीज जो होती है उनका जो फॉल्स क्लेम होता है उसे रोकने के लिए, या मार्केटिंग बिजनेसेस की जो इंटरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो जो है वो हमें बताता है कि कैसे हमें 2 डिबेट्स को सेपरेट करना होगा। पहला क्वेश्चन E20 पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में आता है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में आता है, पॉलिटिशियंस के कॉन्टेक्स्ट में आता है, कि उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स वायलेट ना हो, पर साथ ही जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है, जो पॉलिसी एनालिसिस है या गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है उसे भी प्रमोट करना है, उसका बैलेंस एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ इस पूरे वीडियो का जो यूपीएससी जो टेकअवेज जो है वो ये है कि एआई इनोवेशन है, उसके बाद फ्री स्पीच है, रेप्यूटेशन है और प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी है। इन चारों टर्मिनोलॉजीज हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनके बीच में बैलेंस एस्टैब्लिश करना जरूरी है, और उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये वीडियो बहुत वैल्यूबल लगा होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।